गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पांचवी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम है रिमझिम का पहला पाठ राख की रस्सी पढ़ने जा रहे हैं। राख की रस्सी। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगव सेन गाम्पो के मंत्री थे। तो सोनगव सेन गाम्पो के मंत्री कौन थे? लोनपोगार। यानी लोनपोगार कौन थे? सोनगव सेन गाम्पो के मंत्री थे। सोनगव सेन गाम्पो कौन था? तिब्बत का 32वां राजा। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। वे किसके लिए है? लोनपोगार के लिए। तो लोनपोगार थे वह चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। मशहूर यानी प्रसिद्ध। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी, चैन माने अच्छे से जिंदगी चल रही थी, आराम से। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। कौन भोला था? लोनपोगार का बेटा बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। लोनपोगार ने क्या सोचा कि मेरा बेटा सीधा साधा है, उसे दुनियादारी की बिल्कुल भी समझ नहीं है और उसको वह बुद्धि से काम नहीं लेता है, सोच समझ के काम नहीं लेता है, मेरे बाद उसका काम कैसे चलेगा। तो उसने अपने बेटे को बुद्धिमान और दुनियादारी की समझ दिलाने के लिए, यानी बुद्धिमान बनाने के लिए और होशियार बनाने के लिए, या दुनियादारी की उसको समझ आए, इसके लिए उसने अपने बेटे को शहर भेजा। अब उसको शहर किस तरह से भेजा, क्यों भेजा, क्या हुआ, उसके बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा। कितनी भेड़ें दी उसे? 100 भेड़ें दी। तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। उसने क्या कहा कि तू 100 जो भेड़ें लेकर शहर जा। कहाँ भेजा उसको? शहर भेजा। 100 भेड़ों के साथ में भेजा और उन्हें मारना और बेचना नहीं है, और 100 जौ के बोरे के साथ में उन्हें वापस भी लेकर आना है। और वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया। लोनपोगार का बेटा कहाँ चला गया? शहर चला गया। और उसके पिता ने उसको क्या कि जो खरीदने के लिए रुपए नहीं दिए थे, भेड़ें दी थी, तो वह सोचने लगा कि मेरे पास रुपए तो है नहीं, मैं जौ के बोरे कहाँ से खरीदूंगा। तो इससे आगे क्या होता है देखो बेटे। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे, जब लोनपोगार ने दिए ही नहीं। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि वह भोला और सीधा साधा था, तो इसलिए उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में, उसके माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा था, मैं किस तरह से 100 जौ के बड़े खरीदूं भी। तो इतने में क्या हुआ, तभी एक लड़की उसके पास आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? ये बेटे क्वेश्चन मार्क है, इसमें थोड़ा सा वैसे ही बोलते हैं हम। तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। भी मुझे 100 जौ के बोरों के साथ में भी वापस जाना है, नहीं तो मेरे पिता मेरे को घर में नहीं घुसने देंगे। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। बेटे जो लड़की थी वह बुद्धिमान थी, होशियार थी। उसको पता था कि भेड़ के बाल काटे जाते हैं और बालों को बाजार में बेचने से रुपए मिलते हैं। और बेटे पता है भेड़ के बाल की क्या बनाई जाती है? भेड़ के बाल से ऊन बनाई जाती है, गर्म कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, फर वाले कोट बनाए जाते हैं। तो इसकी जो भेड़ के बाल है ना, बहुत बहुमूल्य होते हैं, काफी चीजें इनसे बनती है।
तो लड़की को पता था, वह बुद्धिमान थी, उसे दुनियादारी की समझ थी। तो लड़का भोला वाला था, उसको पता ही नहीं था कि भेड़ों के बाल भी काम में आते हैं। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती जो उसने अपनी बात बताई जाकर के, इस तरह से मैंने भेड़ों के बाल उतारे बेचे, जो बात बताई वो होती है आप बीती, अपनी बात, साथ बीती हुई बात किसी को बताना। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे में से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारना बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ और उनके साथ जौ के 100 बोरे भी लेकर ही लौटना। क्योंकि उसके पिता को पता था ना कि इसने अपने माइंड से, अपने दिमाग से कोई काम नहीं किया। इसने क्या कि ये काम करने के लिए दूसरे की सहायता ली है, किसी लड़की की सहायता ली है, इसलिए उसने उसको दोबारा भेज दिया। एक बार फिर निराश दुखी होता है बेटे, निराश का मतलब एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। जाने क्यों उसे यकीन था, विश्वास कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, मदद सहायता। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है, उपाय। उसने भेड़ों के सींग काट दिए और उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 जौ के बोरे खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। अब बेटे पहली बार भेड़ों के बाल काटे थे, दूसरी बार उन्होंने भेड़ों के सींग काट दिए। सींग भी भेड़ों के भी बेचे जाते हैं, काम में लिए जाते हैं, क्योंकि भेड़ के सींग की ज्वेलरी बनती है, यानी गहने बनते हैं, बर्तन बनते हैं, मोती बनते हैं, सजावट की बहुत सारी चीजें बनती है। तो उसके सींग भी क्या है कि काम में लिए जाते हैं। पर उसकी लोनपोगार के बेटे को पता नहीं था, इसलिए लड़की ने उसके सींग काटे और बेच दिए और उस समय दूसरी समस्या का हल निकाल लिया। भेड़े और 100 जौ के बोरे पिता के हवाले उसको देना, पिता को देते हुए, हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा बहुत खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। देखो लोनपोगार ने उसके सामने क्या बोला अपने बेटे को कि लड़की से जाके क्या कहो कि 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना के दे। क्यों कहा? क्योंकि वह लड़की के भी दिमाग की यानी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते थे, भी वह हर असंभव काम को संभव कर सकती है। ठीक है, इसलिए उन्होंने इस रस्सी के लिए बोला। और उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया, यानी बता दिया। लड़की ने इस शर्त को मंजूर कर लिया कि मैं रस्सी बना दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लड़की ने उनकी शर्त मान ली और क्या बोला कि लड़की क्या बोली कि मैं रस्सी तो बना दूंगी, तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त को मंजूर कर ली। क्या कि क्योंकि रस्सी है वह राख की बनाएगी तो वो क्या है कि वो तो बन ही नहीं सकती, असंभव है। ठीक है ना। पर उस लड़की ने असंभव को भी संभव कर दिया। अब कैसे किया आगे देखो। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली। उसने रस्सी ले ली और उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। ऐसे रस्सी हार की आकृति में इस तरह से बना ली उसने, फिर रस्सी को उसने जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। ऐसे बच गई ना, जैसे हार की तरह से बच गई। ठीक है, रस्सी की राख बच गई और इसे वह सील समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित हैरान रह गया
वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, क्योंकि उठाएंगे तो वह टूट जाएगी। ठीक है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। वे हाजिर जवाब थे ना, उनके सामने कोई टिकता नहीं था, पर लड़की उनसे भी ज्यादा हाजिर जवाब थी, चालाक थी, समझदार थी, ठीक है, बुद्धिमान थी। बिना वक्त गवाए, वक्त तो होता है समय, समय को बर्बाद किए हुए, गवाना बर्बाद करना, बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो देखो बेटे, उस लोनपोगार ने उस लड़की के साथ अपने बेटे की शादी क्यों की? क्योंकि वह लड़की बुद्धिमान थी। उसको पता था कि इस लड़की को दुनियादारी की पूरी समझ है, समझदार है, बुद्धिमान है, और इसके साथ अगर मेरे बेटे की शादी हो जाती है तो क्या कि वह अपनी जो जीवन है वह अच्छे से गुजारेगा, ठीक है, और अपनी हर जरूरतों को पूरा करेगा, और एक दिन वह लड़की उसे समझदार भी बना देगी धीरे धीरे। ठीक है, तो बेटे इस पाठ के अंदर हमें यही बताया गया है कि कोई भी जो काम है वह असंभव नहीं है। हमें निराश नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये काम कैसे हो सकता है। तो कोई काम ऐसा नहीं है जो हम नहीं करते, हम सब कुछ कर सकते हैं अगर हम समझदारी से करें, सोचें उस काम के लिए, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। जैसे उस लड़की ने राख की रस्सी जो असंभव थी उसको संभव बनाया। बस बेटे आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।